वेलकम ऑल फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का आज शाम की चर्चा में, शाम की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत समाज का अध्ययन करेंगे। समाज के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या चीज़ आपकी परीक्षा में आने वाली हैं, कौन कौन से टिक हैं जिसको जान करके आप जो है अच्छी तरह से परीक्षा में नंबर प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। आज हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आज की कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए और समाज की समझ आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि समाज क्या होता है और किस तरह से हम इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज समाज शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, सम धन आस। सम उपसर्ग के साथ आस धात लगी हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास पास बैठना। और थोड़ा सा और हम विच्छेद करेंगे इसका, तो सम उपसर्ग के साथ आपकी अस धातु यहां पे है और साथ में इसके जो है धय प्रत्यय है। इन सारी चीजों के साथ मिलकर के, इन सारी चीजों के साथ सम उपसर्ग अस धातु और धय प्रत्यय के मिलने से आपका समास बनता है। और समधनास, नॉर्मल भाषा में अगर हम समझेंगे समधनास, सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, आवास का मतलब होता है अगल बगल बैठना। खास करके होता क्या है, समास में दो या तीन शब्द जो होते हैं अपने विभक्तियों को छोड़ करके, विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके अगल बगल इन्हें बिल्कुल सट के बैठ जाते हैं और एक समासिक पद का निर्माण करते हैं, एक समस्त पद का निर्माण करते हैं, जिसे हम समास कहते हैं। समास में मुख्य रूप से होता क्या है, इसमें दो या तीन शब्द जो विभिन्न विभक्तियों से जुड़े हुए होते हैं वे आपस में पास पास आने के लिए अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ देते हैं और अगल बगल आके बैठ जाते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ की बात करें यदि हम, कि शाब्दिक अर्थ समास का क्या होता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना। इस तरह से आपका समास की शुरुआत होती है। और समास के प्रकार को लेकर बात करें तो इसको लेकर के बड़े प्रश्न बनता है, कई तरह के विचार आते हैं। कोई कहता है 4 प्रकार के समास होते हैं, कोई कहता है 5 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है 6 प्रकार के होते हैं। तो इन थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर हो जाए बढ़िया रहेगा, ताकि दुविधा ना रहे समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक लेखक हैं, उसे समास शब्द, जो समास आपका हिंदी में जो आया हुआ है वास्तव में ये संस्कृत से ही आया हुआ है। तो संस्कृत के समास को यदि हम समझेंगे तो हिंदी समास समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका एक लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसके लेखक वरदराज हैं। ये हमारे सिलेबस में था बीए में, और छोटी सी किताब है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही मुख्य रूप से हमारे चल रही इसमें सिलेबस में। इसमें समासय पंचभा कहा गया है, समासय पंचभा। और सिद्धांत कौमुदी एक है पुस्तक, इसमें समासों की संख्या 4 बताई गई है। समास 4 प्रकार के होते हैं। सिद्धांत कौमुदी में समासों की संख्या 4 बताई गई है और आपका इसमें समासों की संख्या जो है 6 बताई गई। भट्टोजी दीक्षित इसको लिखे हैं, भट्टोजी दीक्षित इसके लेखक हैं। ये भी नाम हो सकता परीक्षा में आपसे पूछ ही ले, भट्टोजी दीक्षित इस पुस्तक के लेखक हैं, सिद्धांत कौमुदी के। इसमें समासों की संख्या 4 बताई गई है।
लेकिन आपका माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो आपका है वह समासों की संख्या जो है, माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपकी है, माध्यमिक शिक्षा परिषद समासों की संख्या 6 मानती है। तो हमारी परीक्षा टेट सुपरटेट की परीक्षा हमारी यही परिषद करा रही है। तो न हमें लघु सिद्धांत कौमुदी की बातों को ज़्यादा गौर करना है, ना ही हमें जो है भट्टो दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी की बातों को गौर करना है। जो परीक्षा जो आपका संस्था परीक्षा कराती है वह इसको 6 संख्या मानती है। तो संस्कृत और हिंदी में हम इसकी संख्या 6 मानकर ही आगे बढ़ेंगे यहाँ से। वैसे वास्तविकता यह है कि समास की संख्या जो आपकी 4 प्रकार की ही होती है। वही हम आगे में इस पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से 4 प्रकार ही होता है, किस प्रकार से आपका 5 प्रकार बनता है, 6 प्रकार कैसे बनता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में आप जान लीजिएगा लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके लेखक वरदराज हैं, उसमें समास की संख्या 5 बताई गई है। भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक सिद्धांत कौमुदी में इसकी संख्या 4 बताई गई है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपकी टेट सुपरटेट की परीक्षा कराती है उसने इसकी संख्या को 6 माना है। तो हमें 6 मानकर ही आगे यहाँ से बढ़ना है कि समासों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, अब हम समासों पर आते हैं। कौन कौन से समास हमारे हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, नंबर 3 आपका है कर्मधारय समास, नंबर 4 आपका है द्विगु समास, नंबर 5 आपका है द्वंद्व, समास, और नंबर 6 आपका क्या होता है समास, कौन सा है, बहुव्रीहि। ये आपके सिलेबस में 6 समास हैं जिसको माध्यमिक शिक्षा परिषद कहती है। एक समासों की संख्या 6 है, आपके 6 समास है। और इसके बारे में हम जानेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे ताकि परीक्षा में जो प्रश्न समास से आते हैं कोई गलती ना हो। ध्यान देना आपको, यहाँ पे समास से शब्द जो आपके प्रश्न जो है 2 भाषाओं में आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, आपके संस्कृत में भी आएंगे। तो कमोबेश हम दोनों भाषाओं को समझने का यहाँ से प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा में समास का प्रश्न या हिंदी से आए या संस्कृत से आए, हम दोनों को अच्छी तरह से जान जाएं और दोनों में भाषाओं में जो 20 नंबर का हमारा आने वाला है वहां से गलती ना करें हम। तो पहले अव्ययी भाव समास में आते हैं हमें। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जो अव्यय ना हो उसको अव्यय बना दे। 2 शब्द हमारे इस तरह से मिले जो अनव्यय शब्दों को अव्यय बना दे, वह आपका अव्ययी भाव समास होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौड़ होता है, वह आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो आ जाते हैं इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं किस तरह कैसे चर्चा क्या होती है, अव्ययी भाव समास होता क्या है। वास्तव में अव्ययी भाव समास को समझने के लिए आपको पहले अव्यय का अर्थ मतलब समझना है कि अव्यय क्या होता है। इस पर चर्चा अभी हम करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, मिला जुला के समास का बड़ीकर अलग बात है कि समास 2 या 3 शब्दों के योग से होता है, लेकिन नॉर्मली हम ये मान सकते हैं कि समास जो होता है 2 शब्दों के योग से होता है। तो हम अव्ययी भाव समास में तो पूर्व पद उत्तर पद कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं किस समास में कौन सा पद जो है गौड़ है, कौन सा पद जो है मुख्य है। पूर्व पद और उत्तर पद, जो पहले आता है वह पूर्व पद होता है, जो बाद में आता है वह उत्तर पद होता है प्रत्येक समासों में। तो हम यही से चेक करते हैं कि समास में कौन सा पद प्रधान है। अव्ययी भाव समास जो आपका होता है इसमें प्रथम पद जो होता है, पूर्व पद की जगह हम प्रथम पद कर लेते हैं। ठीक, प्रथम पद इसमें क्या होता है, प्रथम पद यहाँ प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है,
प्रधान होता है और उत्तर पद जो होता है गौड़ होता है। प्रथम पद प्रधान, उत्तर पद गौड़, ठीक। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो है प्रधान होता है और पूर्व पद प्रथम पद क्या होता है, गौड़ होता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही एक पुत्र माने जाते हैं, इसलिए जो विशेषता यहाँ पर होगी विशेषता इन दोनों में ही पाई जाएगी। तो यहाँ पर भी कर्मधारय और द्विगु में भी उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। द्विगु में भी उत्तर पद क्या होगा, आपका प्रधान होगा। और पूर्व पद क्या होगा या प्रथम पद क्या होगा, आपका गौड़ होगा, ठीक। द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व का मतलब ही होता है जुड़वा या जोड़ा। तो द्वंद्व समास में दोनों पद यहाँ पे क्या होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद यहाँ पे प्रधान होते हैं। उभय पद प्रधान है, द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान यहाँ पे होता है। अन्य पद प्रधान है बहुब्रीहि। यहाँ पे दोनों पद क्या होता है, गौड़ होता है। दोनों पद क्या होते हैं, गौड़ ये भी होता है और गौड़ ये भी होता है। अभी तो क्या होता है, अन्य पद यहाँ पे क्या होता है, अन्य पद यहाँ पे प्रधान हो जाता है। ये कुछ विशेषता हो गई किस समास में कौन सा। परीक्षा प्रश्न आपका यहाँ से भी आता है, किस समास में कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद गौड़ है, ये भी परीक्षा प्रश्न आपके आता है। तो मुख्य रूप से जो मैंने यहाँ खाका बनाया, देखेंगे ध्यान से अगर आप जो है, ये देखिए तीन का बिल्कुल एक चीज है, क्योंकि तीनों वास्तव में एक ही समास है। थोड़ा सा अंतर हो गया, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष वाली बात आने लगती है, विशेष विशेषण वाली बात आने लगती है। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची हो जाता है। लेकिन तीनों समास जो आपके तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, तीनों समास वास्तव में एक ही समास के अंग हैं। समानाधिकरण और व्यधिकरण के रूप हैं ये। व्यधिकरण ये आपके कर्मधारय और द्विगु जो व्यधिकरण समास तत्पुरुष समास का एक प्रकार होता है, उसी में आते हैं। और आपका तत्पुरुष समास जो होता है ये समानाधिकरण आपका दोनों में होता है, कर्मधारय और द्विगु में। कर्मधारय और द्विगु में इसका विकल्प भी आप चर्चा होगी इस पर। ये समानाधिकरण और ये क्या होता है, व्यधिकरण। इस पर चर्चा होगी, समानाधिकरण क्या होता है, व्यधिकरण क्या होता है। तो वास्तव में इसी के अंग है। तो समास के जो चार प्रकार भट्टोज जिसने बताया वास्तव में सही है, वो उसमें दुविधा नहीं इसमें है। लेकिन फिलहाल हमें माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का भी ध्यान रखना है, भाई परीक्षा हमारी वही कराती है, तो जो उसने कहा वही सही है। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन जो प्रधान पद और उत्तर पद को याद करना, तो आप चार समास अगर याद कर लेंगे तो आपको दिमाग में बढ़िया से बैठेगा वो। आप ये मान लीजिए तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु है, क्योंकि इसमें उत्तर पद तीनों में प्रधान है, पूर्व पद तीनों में क्या है, प्रथम पद तीनों में जो है, या पूर्व पद तीनों में जो है गौड़ है। अव्ययीभाव समास में जो है प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौड़ है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, और आपके बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होता है। और यहाँ पर होता क्या वास्तव में है, अन्य पद यहाँ पे प्रधान हो जाता है। वास्तव में होता क्या है, ये प्रधान और गौड़ होने का मतलब क्या है। जो सटने वाली बात है, जो संधि वाली बात है, या जो उस पास पास बैठने वाली बात में आसानी से नहीं होती है। पहले दोनों पार्टी लड़ती खूब है, संघर्ष आपस में होता है, और उसी संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो हारता जीतता है अगल बगल आके बैठता है। शांति से कोई नहीं गले मिलता है, गले मिलने से पहले खूब संघर्ष करेंगे, खूब लड़े भिड़ेंगे, वो युद्ध होता है। और उसी युद्ध में जो हारता जीतता है प्रधान और गौड़ बन जाता है। तभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये बातें कुछ हो गई पूर्व पद प्रधान को लेकर, उत्तर पद प्रधान को लेकर के। तो अभी आपने जान लिया अव्ययीभाव समास में या अव्ययी समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है,
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अगर प्रधान को लेकर बात करें हम एक शब्दों में यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रथम पद प्रधान, यहाँ पे द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान, उत्तर लिखिए ठीक है। यहाँ पे कर्मधारय में ये सब में आपका वही है, कॉमन चीजें हैं। द्वंद्व में आपका जो है दोनों प्रधान है, बहुब्रीहि में क्या है आपका अन्य पद प्रधान। ये भी परीक्षा में, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट इसलिए जानना आपको जरूरी यहाँ पे है। हो सकता है परीक्षा में प्रश्न आपका यही दे दे, तो ये जानिएगा किस समाज में कौन सा पद प्रधान होता है। अब हम कुछ विशेषताओं को लेकर चर्चा करेंगे कि अव्ययी भाव समास कब आपका होगा, तत्पुरुष समास कब होगा, कर्मधारय समास कब होगा, द्विगु कब होगा, द्वंद्व कब होगा और बहुब्रीहि कब होगा। कंडीशन को लेकर बात करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे किस कंडीशन में कौन सा समास होता है, तो उसके कंडीशन में कौन सा समास नहीं होता है, दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले हम अव्ययी भाव समास को लेकर देखते हैं। अव्ययी भाव समास का मतलब ही होता है अव्यय का होना, जो चीजें अव्यय ना हो उसे अव्यय बनाना। इसमें क्या होता है अव्ययी भाव समास में, एक पद दो पदों का मेल तो लगभग समास में होता ही है। दो पद मिलते हैं, उसमें से एक पद अव्यय होता है, एक पद अव्यय नहीं होता है। और जब दोनों का आपस में नजदीकी होती है, समास होता है, तो दोनों पूरा पूरा पद ही आपका अव्यय बन जाता है। इसका मतलब होता है कि और अव्यय बनने के बाद क्या हो जाता है, जब पूरा पद अव्यय बन जाता है तो उस पर कर्ता के क्रिया वचन और रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप पहले पढ़े होंगे, जो इसका अव्यय ना हो, जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़े, वही आपका अव्यय होता है। अव्यय में एक रूप से मुख्य रूप से आप हिंदी में अगर चर्चा करें, अगर हम जो है बड़ा आसान है अव्यय को समझना है। जिस भी समास में पहला पद आपका उपसर्ग मिल जाए, क्या मिल जाए, उपसर्ग मिल जाए। प्रथम पद क्या मिल जाए, प्रथम पद उपसर्ग मिल जाए, तो आपका वहां पे अव्ययी भाव समास अपने आप मिल जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। जिस भी समास में पहला पद आपका जो है, पहला पद आपको उपसर्ग मिल जाए, तो वहां आप जान जाइएगा हमारा अव्ययी भाव समास ही होगा, कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता आपको हूं, अव्ययी भाव समास का दो चार उदाहरण देख लीजिए आप, ताकि आपके समझ पूरी तरह दिमाग में आ जाए। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, हर रोज, ये सारे शब्द जो आपको दिए गए यहाँ पे हैं, सब में देखिए उपसर्ग लगा हुआ है। और बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे इस तरह से जो आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और जिस भी अव्ययी भाव समास में, जिस भी अव्ययी भाव समास में पहला पद आपका जो है उपसर्ग हो, या समास दिया हो किताब में आपके, वहां से आपको ढूंढना हो, दिया हो अव्ययी भाव समास का उदाहरण ढूंढिए, तो कुछ नहीं करना आपको है, दिमाग बिल्कुल मत खर्च करिए वहां पे। मात्र आपको जो है उसमें देखिए कि प्रथम पद इसका अव्यय है कि नहीं है। और अगर प्रथम पद आपका उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग है कि नहीं, उपसर्ग है, प्रथम पद है, समास साफ आंख मूंद कर आप वहां मारिए कि हमारा यहाँ पे कौन समास है, हमारा यहाँ पे अव्ययी भाव समास है यहाँ पे, ठीक। दूसरी चीज देखिए, दूसरा समास जो आपका आता है अव्ययी भाव समास, वास्तव में ये बताता है कि जो अव्यय, जैसे अव्यय चीज कैसे पहचानेंगे, कैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा में, बहुत बार परीक्षा में जब प्रश्न देता है कि अव्यय है कि नहीं है, जैसे जो शब्द अव्यय बन गया एक बार, जैसे यथाशक्ति है, यथाशक्ति साथ में है तो अव्यय है, लेकिन शक्ति अगर अलग कर देंगे यहां से तो शक्ति विकारी शब्द है, और यथा चूंकि आपका उपसर्ग है इसलिए अव्यय है। शक्ति को शक्तियों लिख सकते हैं, शक्तियां लिख सकते हैं, लेकिन अगर यथाशक्ति हो गया, समास हो गया यहाँ पे, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको यथाशक्तियों नहीं लिख सकते, इसको यथाशक्तियां नहीं लिख सकते। मतलब एक बार समास जिसमें हो गया
उपसर्ग के साथ अगर कोई विकारी शब्द जुड़ गया तो दोनों के दोनों आपके अविकारी हो जाते हैं। अविकारी का मतलब होता है अव्यय हो जाते हैं और उसमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक। और अव्यय की बात करें, अगर शब्द शक्ति की बात करें, जो अव्यय कौन कौन से होते हैं, तो एक बार हम आपको शब्द रूप में ले चलते हैं। वहां देखिए शुरुआत के जो आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, संयोजक और आपका जो होता है विस्मयादि बोधक, चार चीजें जो आपके हैं, अगर आपको वास्तव में अव्यय जानना अगर है, अगर आपको इसको पढ़े हैं अगर आप जो, तो आपको अव्यय खोजना बहुत ही आसान है। देखिए शुरुआत के जो चार आपके हैं या विकारी हैं और बाद के चार आपके अविकारी हैं। अविकारी ही आपका अव्यय होता है और यह जो है विकारी होता है, मतलब अव्यय नहीं होता है। जिसमें विकार होता है वो अव्यय नहीं होता है, जिसमें विकार ना हो, अविकारी हो, वो आपका अव्यय होता है। तो अंतिम के जो शब्द रूप, क्रिया विशेषण, संबंध, संयोजक, विस्मयादि बोधक, ये सारी चीजें क्या आपके हैं, अव्यय हैं। और इन सबके साथ यदि आपका यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग भी है, उपसर्ग भी आपका अव्यय में आता है। प्रश्नवाचक शब्द आपके अव्यय में आते हैं। मतलब ये आपके संबंध वाले शब्द जो का, के, आदि, अभी आपके अव्यय होते हैं। मतलब ये सारे शब्द आपके जो होते हैं, संयोजक जो आपके होते हैं वो भी अव्यय होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं वो भी अव्यय होते हैं। ये सारे शब्द आपके अव्यय हैं। और शुरुआत के संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आपके क्या है, ये अव्यय नहीं। ठीक। तो अव्यय जान गए आप जो है, अव्यय के बारे में समझा आपने क्या चीज अव्यय होता है। और अव्ययी भाव समास में शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं करना आपको है। हिंदी में जिसके पहले आपको जो है उपसर्ग मिल जाए वो जान जाओ कि आपका अव्ययी भाव समास है वहां पे। ठीक। तत्पुरुष समास में जरा आ जाइए। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष का अगर हम विच्छेद करें, संविच्छेद करें तत्पुरुष का, तो तत् का मतलब होता हुआ और पुरुष का मतलब होता है पुरुष, उसका पुरुष। संस्कृत में तत् का मतलब वह होता है, पुरुष का मतलब पुरुष होता है। तत् का मतलब दूर चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूर का मतलब होता है कि पहला पद और उत्तर पद। तत्पुरुष जो बाद वाला, तत्पुरुष मतलब वो दूर वाली बात, दूर की बात हो रही है। मतलब उत्तर पद क्या होगा, इसमें प्रधान होगा, और पूर्व पद क्या होगा आपका, यहाँ पे पूर्व पद जो है या प्रथम पद आपका गौड़ होगा, उत्तर पद आपका प्रधान होगा। इसके पहले मैंने अभी चर्चा की आप लोगों से कि तत्पुरुष समास के ही दो भेद और हैं, कर्मधारय और द्विगु। इसमें देखिए तत्पुरुष समास के, जो तत्पुरुष समास आपका है, इसके दो भेद किए जाते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। दो भेद सब तत्पुरुष समास के हैं। इसको समझने के लिए आपको संस्कृत के समास को समझना पड़ेगा, हिंदी में समझ में आपको नहीं आएगा। ये समानाधिकरण क्या है, व्यधिकरण क्या है, अगर इसको वास्तव में समझना आपको संस्कृत समझना पड़ेगा आपको। और संस्कृत समझने के लिए थोड़ा मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, जिस समझ में आपको है समानाधिकरण क्या होता है, व्यधिकरण क्या होता है। इसमें से जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों का कारक या विभक्ति एक हो, वह समानाधिकरण होता है। और जिसमें से उत्तर पद या पूर्व पद का जो है दोनों विभक्ति अलग अलग हो, वहां पर आपका क्या होता है, व्यधिकरण होता है। समानाधिकरण में क्या होता है, पूर्व पद उत्तर पद दोनों का जो है विभक्ति एक होती है। व्यधिकरण में पूर्व पद उत्तर पद विभक्ति जो है अलग अलग होती है। जो पद आपका गौड़ मूल पद होता है वो प्रथमा में होता है, और उसके पहले वाला पद जो होता है उसका जो चेंज होता है। तो समानाधिकरण में मैंने बताया आपको कि आपके कर्मधारय समास और द्विगु समास जो होता है, इसमें समानाधिकरण है। और आपका व्यधिकरण जो आपका है तत्पुरुष समास। अभी मैं इसको लेकर चर्चा कर लेता हूं, समानाधिकरण व्यधिकरण में कैसे कैसे क्या होता है। एक तत्पुरुष समास का उदाहरण ले लीजिए, जैसे राजपुरुष। और
कर्मधारय का ले लेता हूं मैं एक नीलकमल, भृगु का ले लेता हूं त्रिलोक, देखिए अंतर तीनों में क्या है, समानाधिकरण व्यधिकरण होता क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा समझिए। इसे राजपुरुष जो है, मैंने कहा कि तत्पुरुष समास जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है, इसका जब आप विग्रह करते हैं तो इसका बनता है राजस्य पुरुष है, राजस्य पुरुष है, राजा का पुरुष। सप्तमी खष्टी लग रही है यहाँ पे आपका संबंध कारक, और प्रथमा में आपका यह है, एक आपका संबंध कारक में है, षष्ठी में है, एक आपका प्रथमा में है। इस तरह से इसका विच्छेद किया तो मालूम पड़ा आपको। यही होता है समान व्यधिकरण, मतलब इसमें इसका उत्तर पद पूर्व पद दोनों का जो विभक्ति एक ना हो वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में 6 विभक्तियां आपके प्रयुक्त होती हैं, प्रथमा और अष्टमी को संबोधन को छोड़ करके आपकी 6 विभक्तियों का प्रयोग आपके तत्पुरुष समास में होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इस पर चर्चा हम करेंगे कि द्वितीया कब लगती है, तृतीया कब लगती है, पंचमी कब लगती है। और नीलकमल देखिए, नीलम कमलम, नीलम कमलम, नीलम कमलम। नीलम कमलम आपका बनता है, इसका है। तो ये भी देखिए प्रथमा में है, ये भी प्रथमा में है। और एक नियम जो होता है विशेषणम विशेषण बहुले, विशेषणम विशेषण बहुलम, उसमें विशेषण और विशेष का जब जिसका विशेषण बनता है दोनों का जो है कि विभक्ति एक ही होती है, नीलम कमलम। उसी तरह से देखिए इसका भी बनेगा त्रिलोकी का, त्रिलोक का, त्रिलोकी, त्रिलोक, थोड़ा दूर लिखता हूं क्योंकि लंबा बनेगा ये। इसका बनता है त्रयाणाम, त्रयाणाम, लोकाणाम समाहार है। अब देखेंगे त्रयाणाम और लोकानाम दोनों की विभक्ति एक है, नीलम और कमलम की विभक्ति एक है, समान विभक्ति दोनों की है। यहां पर क्या है, असमान विभक्ति है। ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास आपका तत्पुरुष समास है, और समानाधिकरण तत्पुरुष समास आपका कर्मधारय और द्विगु का अंतर दोनों में इतना होता है, यहाँ पर विशेषण विशेष से आता है, विशेष विशेषण का प्रयोग होता है। और द्विगु समास में जानते हैं आप एक संख्या पूर्वे द्विगु, इसके पहले संख्या हो ही क्या होता है, द्विगु। इतना अंतर दोनों में बस है, बाकी दोनों में जो है दोनों समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपके आते हैं। चलिए, तो आप यहाँ समझ गए, हमें समझ में आ गया होगा कि ये तत्पुरुष समास के जो भेद किए गए हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा आप लोग उनके बारे में जान गए। तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा यदि हम करें अलग से, थोड़ा सा इसके पहले एक बार सस्य निकास देख लीजिए, सबके बारे में देख लीजिए कि बाकी सारे समास जो होते हैं इनका विशेषता क्या, कैसे कैसे बनते हैं। मैंने तत्पुरुष समास बारे में बताया आपको, उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें 6 विभक्तियां में इसका प्रयोग होता है। इसके बारे में चर्चा भी हम करेंगे आगे। कर्मधारय समास जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है, कर्मधारय समास की, कर्मधारय समास मुख्य रूप से आपका जो होता है ये विशेषण विशेष, विशेष विशेषण, उपमेय उपमान, उपमान उपमेय, इस तरह करके, मतलब खास करके जिसमें विशेषण और विशेष शब्दों का प्रयोग हो वही आपका जो है कर्मधारय समास में आपके आता है। आप जरा जानिए कि भी चर्चा करेंगे विशेष विशेष क्या, तो बताएंगे भी आपको हम बाद में। द्विगु के बारे में देख लीजिए। द्विगु के बारे में कहा जाता है कि संख्या पूर्वे द्विगु, जिसके पहले संख्या वो द्विगु समास होता है। लेकिन कुछ समास आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ संख्या भी रहेगी और द्विगु समास नहीं होगा, और वो उस समास पर उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे भी आपको कौन कौन समास में संख्या रहने पर भी द्विगु समास नहीं। तो नॉर्मली जो नॉर्मल व्यवस्था जो आपकी होती है, संख्या यदि है तो वहां पर समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। चलिए ठीक है। द्वंद्व समास जो आपका है, द्वंद्व का मतलब ही होता है जुड़वा। इसमें खास करके जिसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, बीच में योजक चिन्ह लगता है, और चार्थे द्वंद्व जिसमें चा बीच में आ जाए। संस्कृत में चा आने पर, और हिंदी में योजक चिन्हों का प्रयोग जहाँ पे होता है वहाँ पे द्वंद्व होता है।
और द्वंद्व में दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्वंद्व के मुख्य रूप से 3 प्रकार किए गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक से। इसके बारे में चर्चा भी हम करेंगे। बहुव्रीहि समास जो होता है, इसके पहले मैंने बताया आपको बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें अन्य पद प्रधान यहाँ पे होता है, न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है। दोनों आपस में लड़ते हैं और बाजी कोई ऐसा होता भी नॉर्मली यही है, जब 2 लोग लड़ते हैं तो बाजी पड़ोसी जो है मान ले जाता है। तो होता यही पे है 2 वर्ष। दोनों वर्ड बहुत ही मजबूत थे, खूब लड़ाई भिड़ाई किए, खूब लड़े भिड़े आपस में, और अंत में क्या हो गया? तीसरा आकर के इसे 2 बंदरों के बिल्लियों के बारे में संघर्ष सुना होगा आपने। 2 बिल्लियां रोटी के लिए आपस में बंटवारा के लिए बंदर के पास जाती हैं, सारी रोटियां बंदर जो है खा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे होता है। दोनों वर्ड खूब आपस में, दोनों वर्ड नहीं शब्द, दोनों शब्द खूब टकराते आपस में हैं और हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। और बाद में जब लड़ते लड़ते बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं तो तीसरा आकर के बाजी मान ले जाता है और वह शब्द क्या होता है? प्रधान हो जाता है। सारे जो शब्द यहाँ बनते हैं, 2 शब्द जो इकट्ठा हो, सब में संघर्ष होता है और जो जीतता है वही प्रधान बनता है। अब बेभाव समास में प्रथम पद जीतता है तो प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद जीतता है वह प्रधान बनता है। कर्णधारय समास, द्विगु समास दोनों में द्वितीय पद जीतते हैं, प्रधान बनते हैं। द्वंद्व समास में लड़ाई बराबर की हो जाती है, कोई हारता नहीं, अंत में दोनों लोग अंत में समझौता कर लेते हैं, चलो तुम भी रहो मैं भी रहूंगा और हम लोग अब साथ साथ रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों पद प्रधान आपके हो जाते हैं। लेकिन ये वाला बहुव्रीहि समास जो कंडीशन बनती है, दोनों के दोनों जो है जबरदस्त निकल गए, मतलब मर जाएंगे लेकिन इकट्ठा नहीं होंगे। अंत में हुआ भी यही, दोनों खूब लड़े आपस में और अंत में बाजी कोई जाकर 3rd पर्सन या अन्य पद जो है बाजी मान ले जाता, प्रधान बन जाता है। तो अब बेभाव समास के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, आप सब समासों के बारे में नॉर्मल रूप से जान चुके हैं। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में आते हैं और देखते हैं इसमें से बाकी कैसे कैसे क्या कंडीशन बनती है तत्पुरुष समास की है। देखिए, तत्पुरुष समास परीक्षा में एक प्रश्न और पूछता है, किस समास में प्रश्न द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है? तो कारक चिन्हों का जो प्रयोग होता है उसके लिए मात्र एक समास है और वह समास कौन सा आपका है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर के, जरा कारक देख लीजिए कौन कौन से कारक आपके होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक, 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसमें अपादान देखिए भूल गया है। संप्रदान के बाद आपका अपादान आता है और संबंध, अधिकरण, अंत में आपका संबोधन। वास्तव में कारकों की संख्या तो 6 ही है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें संबंध कारक परीक्षा में प्रश्न कई बार आया है। कारक जो होता है परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछता है किसका संबंध सीधे क्रिया से होता है। तो कारक जो होता है, सारे कारकों का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। और इसमें से एक कारक ऐसा होता है जिसका संबंध क्रिया से नहीं है, और कौन सा कारक है? वो संबंध कारक है। तो कभी कभी संस्कृत में जो है इस कारक को यहाँ से निकाला जाता है। संबंध कारक का संबंध सीधे क्रिया से नहीं होता है। और संबोधन कारक भी कर्ता कारक, मतलब प्रथम कर्ता कारक में ही आता है। और विभक्त भी आपकी यही है, प्रथमा विभक्त, द्वितीया विभक्त, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति है और यही कारक भी आपका है। तो बताना आपको मुख्य रूप से लिखने का उद्देश्य यह था, बताना आपको यह है कि आपके तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का जो समास नहीं बनता है, दोनों कारकों को आप निकाल दीजिए। तो बाद के जो आपके 6 कारक बचते हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन, अधिकरण और अधिकरण, जब जिन भी शब्दों का समास बनता है
उन शब्दों का जब आप विग्रह करते हैं, उन विग्रह में विभक्ति, जो भी विभक्ति में निकलते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के नानी ने अधिकरण में पै पर ये चिन्ह जो आपके होते हैं, इसमें से दो चिन्ह आप निकाल दीजिए, कर्ता कारक, और इसको निकाल दीजिए हे हो, इसको निकाल दीजिए, इन दो को निकाल दीजिए आप। इन चिन्हों को जब हम विभक्ति जब विग्रह करते हैं, जो शब्द को हम जो है, तो ये चिन्ह बाहर निकल करके आते हैं। जिन भी समास में जिस कारक का चिन्ह निकलता है उसमें वही कारक, से मान लीजिए जिसमें को कारक का निकल गया तो कर्म कारक का वो जो है तो कर्म कारक तत्पुरुष समास हो जाता है। जिसमें से करण कारक का निकल गया तो वहां पे जो है करण कारक तत्पुरुष समास हो जाता है। संप्रदान का निकल गया, संप्रदान किसे गौशाला मैंने शब्द लिखा है, एक तो उदाहरण देता आपको छोटा सा हूँ, एक लिखता हूँ गौशाला। अब परीक्षा में आपसे अगर मान लो पूछे है कि गौशाला में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो गौशाला का जो शाब्दिक अर्थ है गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला। शाला का मतलब घर होता है, जैसे गुड़शाला होती है, गौशाला होती है, बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो गायों के लिए घर, गायों के लिए शाला। अब के लिए यहाँ पे आया, के लिए देखिए किसकी कहाँ का के लिए प्रयोग हुआ है, के लिए देखिए यहाँ पे आया हुआ है। के लिए जो शब्द है हिंदी में वो संप्रदान कारक में आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पे है, संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पे है। तो जिस तरह से भी आप जब विग्रह करेंगे इसका, और विग्रह करने के बाद आपका इसमें जो भी चिन्ह बाहर निकलेगा वहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो भी विग्रह चिन्ह निकलेगा उसी हिसाब से आप देख लेंगे इसमें से कौन सा समास आपका है। अपनी किताब से आप इसको पढ़ लीजिए और वहाँ से इस चीज़ को समझ लीजिए कि इसमें जो चिन्ह निकल रहा है उस चिन्ह किसका है, और चिन्ह देख करके आप पहचान कर पाएंगे इसमें से तत्पुरुष समास का कौन सा कारक यहाँ पे है। ठीक, तो समझ में आपको आ गया होगा ये कारक चिन्ह और कारक जो होता है। तो आपने यहाँ पे कारक के बारे में भी जान लिया, चिन्ह कौन कौन से किस कारक को तो भी जान लिया आपने, और तत्पुरुष समास के लिए आपको उन चीजों को जानना भी जरूरी है। कर्मधारय समास में जरा आ जाइए। ये कर्मधारय समास में क्या होता है, इसको जानने के लिए मुख्य रूप से आपको उपमेय, उपमान और विशेषण और विशेष जानना जरूरी है। मैं दो चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान दोनों चीजें लगभग अगर बात करेंगे तो ये विशेषण विशेष साफ चीजें, उपमेय उपमान दोनों चीजें लगभग एक ही हैं। थोड़ा सा जान जाइए विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। विशेषण आप जानते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में बात करें, विशेषता बताए उसकी, वही क्या हमारा होता है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताए वही हमारा विशेषण होता है। यहां पर देखिए मैं एक उदाहरण लिखता हूं, नीली गाय या नील गाय, मैं नील गाय लिखता है यहाँ पे नील गाय। अब यहाँ पे देखना आपको, मैंने कहा कि विशेषण वह होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और संज्ञा सर्वनाम ही क्या होता है, विशेष से होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वही शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। यहाँ देखिए नील गाय है, नील गाय में गाय ये जीव एक पशु का नाम है, और गाय कैसी है, गाय की विशेषता कैसी है, गाय नीली है, नील गाय है। तो नील शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये संज्ञा है और इसका ये विशेषण है। तो इस तरह से गाय शब्द जो है आपका संज्ञा है और नील शब्द विशेषण है, मतलब गाय शब्द आपका विशेष है और नील शब्द क्या आपका विशेषण है। अब जरा इसको समझ लीजिए उपमेय उपमान क्या होता है। भाई उपमेय उपमान भी समझना जरूरी है आपको, क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें आपके कर्मधारय समास दोनों चीजें मिलेंगी आपको। उपमेय का मतलब होता है कवि का जो बड़ विषय है, कवि जिसके बारे में जो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है,
और जिस शब्द के द्वारा उसका उपमा दे रहा है, उपाधि दे रहा है, उसको उपमान कहते हैं। और जिसकी उपमा देता है, जैसे मैंने वही कहा कि नीला गाय, नील गाय, काला सर्प, कृष्ण सर्प। यहाँ पे नील शब्द जो है, जो उपमेय उपमान की बात करेंगे यहाँ पे, कवि का वर्णनीय विषय यहाँ पे गाय है। उपमेय क्या है? गाय है। उपमान क्या है? यहाँ पे नील है। और कृष्ण सर्प सीधे उल्टा इसका है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर्प जो है, सर्प क्या है? विशेष से है, और कृष्ण क्या है? विशेषण है। मतलब सर्प काला है, कृष्ण सर्प है। तो जो उपमान होता है वो विशेषण, उपमान जो होता है कृष्ण विशेषण होता है, और जो विशेष से होता है वह उपमेय होता है। तो थोड़ा सा मैं सीधा लिख दे रहा हूं ताकि समझ जाए आप। विशेषण का मतलब क्या हो गया? उपमान। और विशेष का मतलब क्या हो गया? उपमेय। एक तरह से पर्यायवाची मान लीजिए इनको आप। तो कर्मधारय समास में सारी चीजें मिलेंगी आपको। कर्मधारय समास की जो कंडीशन बनती है, उपमेय उपमान विशेषण विशेष को लेकर के शब्दों को, जैसे विशेषण विशेषण दोनों मिल जाए, दोनों विशेषण आ जाए, विशेषण प्लस विशेषण, तभी आपका जो है कि कर्मधारय समास होगा। विशेष विशेषण आ जाए, दोनों आपके जो है कि विशेष आ जाए, दोनों। तो इस तरह से जो कंडीशन आपकी कर्मधारय समास की बनती है, उपमेय उपमान, उपमान उपमेय, विशेषण विशेष, विशेष विशेषण, या विशेष विशेष, ये कंडीशन जो बनती है आपके उपमेय उपमान के कर्मधारय समास के, इसमें ये चीजें आती हैं। मतलब खास करके कुछ नहीं जानना आपको है उपमेय कर्मधारय समास में, जिसमें विशेषण और विशेषण जहाँ पे मिल जाए आपको, तो मान जाइए हमारा वहाँ पे क्या है? कर्मधारय समास वहाँ पे हमारा होगा। मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा और कन्फर्म आप हो जाए। किताब में अपने आप पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। जैसे अभी उदाहरण कुछ आया था, नील कमल, नील कमल, पीतांबर, श्वेतांबर, ये सारे सब दुविधा वाले हैं। और इसमें दो दो समास निकलते हैं, पीतांबर और श्वेतांबर में आपका कर्मधारय के साथ साथ बहुव्रीहि समास भी है। उस पर चर्चा हम ये कर लेंगे अभी यहीं पर, कैसे कैसे क्या होता है। संस्कृत में स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि इसमें कौन समास होगा, हिंदी में समझ में नहीं आता है। तो चलिए ठीक है। देखिए एक विशेषता जान लीजिए, विशेषणम विशेष बहुलम। इसमें क्या होता है कि विशेषण और विशेष दोनों की जो है विभक्ति एक होती है। जैसे नीलम कमलम, क्या हो जाएगा? नीलम कमलम। पीतम अंबरम, पीतम अंबरम। और श्वेतम अंबरम, श्वेतम अंबरम। तो इसमें साफ साफ स्पष्ट है यहाँ पे है कि नीलकमल, नीलम कमलम, जो इसका है वही इसका है। मैंने कहा था आपको कि समानाधिकरण होता है, इसका विशेषण विशेष दोनों का विभक्ति एक होती है। तो पीतम श्वेतम, अगर यहीं पर श्वेतम अंबरम यस्य सह कर लें, पीतम अंबरम यस्य सह कर लें, तो यहाँ पे किसी देवता का तुरंत बोध होने लगता है, तो वहां पे समास आपका बहुव्रीहि हो जाता है। लेकिन इसका जो लिखा है उसका अगर वही अर्थ है तो यहाँ पे क्या होता आपका है? यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है, क्योंकि विशेषण और विशेष, नील यहाँ पे आया है और कमल यहाँ पे है। नील शब्द विशेषण आपका है और कमल शब्द यहाँ पे आपका विशेष है। पीतम अंबरम, पीत शब्द आपका विशेषण है और पीतम अंबरम क्या आपका है? विशेष है। श्वेतम अंबरम, श्वेत शब्द विशेषण है और श्वेतम क्या आपका विशेष है। तो कर्मधारय समास जानने के लिए आपको विशेषण विशेष से उपमेय उपमान को समझना आपको जरूरी है, तभी इसके बारे में आप कंफर्म कर पाएंगे। चलिए जरा द्विगु समास में भी आ जाइए। द्विगु समास में क्या होता है?
इसे दृगु समास की जो परिभाषा और जो सूत्र है, संख्या पूर्वे दृगु, जिसके पहले संख्या हो वह क्या होता है, दृगु होता है। तो सारे संख्यावाची शब्द जिसके पहले आ जाएं वह क्या होता है, दृगु। ऐसा नहीं है, कभी कभी संख्या भी आती है लेकिन वह समास आपका दृगु नहीं होता है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए दृगु समास में और कब क्या होता है कब नहीं होता है। नॉर्मली तो होता ही है, जैसे आपका नवरात्रि शब्द है, नवरात्रि आपका शब्द यहाँ पे है पंचवटी, ये पंचवटी दिक्कत करेगी, कोई बात नहीं। और शब्द आपका यहाँ पे है, मैं दोनों तरह शब्द लिख रहा हूं, दशानन, चौराहा, और शब्द आपके हैं, उदाहरण देख लेता हूं मैं। त्रिलोक, त्रिभुवन, त्रिलोक और त्रिभुवन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सभी शब्दों में पहले आपका संख्या शब्द आया हुआ है, त्रि और त्रिभुवन। सभी अगर हम बात करें कि संख्या पूर्वी दृगु, जिसके पहले संख्या व दृगु होता है, सब में आपका समास कौन सा बनता है, दृगु समास बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे आपको दृगु समास ना होकर के बहुब्रीहि समास है। तो एक चीज और याद रखिएगा, इसमें से जिसका भी अर्थ कोई देवी देवता कोई बनेगा वहीं पर आपका दृगु समास भी होगा। जिसमें भी जिसका अर्थ कोई देवी देवता बनेगा दृगु समास आपका वहीं पे होना है। तो देखते हैं कि इसमें देवी देवता वाले शब्द कौन से हैं। या कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां देवी देवता ना हो लेकिन उसका अन्य अर्थ प्रधान होगा, तो वहां पर भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। अब देखिए, नवरात्र का मतलब है, नवरात्रि का समाहार होता है, नवरात्रियों का समूह होता है, से उसको हम नवरात्रि कहते हैं। नवानाम रात्राणाम समाहार। तो नवरात्रि तो वास्तव में नवरात्रि का समूह है, इसलिए आपका यहाँ पे दृगु समास है। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार है, पंचानाम वटानाम समाहार है। जहां पर भी आपको 5 बरगद का समूह मिल जाए तो वहां पे पंचवटी होगा। लेकिन पंचवटी रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, और खास करके जहाँ श्री राम जी अपनी कुटिया बनाए थे, पंचवटी मुख्य रूप से उसी को कहा जाता है। और वहाँ पे 5 वृक्षों का समूह तो उस समय था, इसमें है कि नहीं, लेकिन अब उसका शब्द रूढ़ हो गया है। और रूढ़ होने के कारण जो है ये आपका बेभाव बहुब्रीहि समास में पहुंचता है। मैंने आपको बताऊंगा अभी कि आपका रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, और यौगिक शब्द क्या होता है। सारे यौगिक शब्द जो आपके होते हैं, सारे यौगिक शब्द आपके या तो तत्पुरुष समास में आएंगे, या कर्मधारय में आएंगे, या बेभाव समास में आएंगे, या द्विगु में आएंगे, या द्वंद्व में आएंगे। लेकिन सारे योग रूढ़ समास आपके जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आपके आते हैं। तो पंचवटी मुख्य रूप से ये रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, मुख्य रूप से उस स्थान के लिए जहाँ सीता निवास करती थी, इसलिए यहाँ पे आपका समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन शब्द में देख लीजिए, 10 आनन, अगर वास्तव में 10 सिरों का समूह है, 10 लोगों को सर काटा गया है और काट करके लाकर यहाँ पे बना रख दिया गया है, तब तो यहाँ पे आपका दृगु समास होगा। लेकिन इसका अर्थ अगर रावण है, इसका अर्थ अगर रावण है तो समास कौन सा होगा, तब समास हमारा बहुब्रीहि होगा, क्योंकि वास्तव में दशानन शब्द जो है रावण के लिए रूढ़ है, रावण के लिए योग रूढ़ शब्द है, इसलिए यहाँ पे आपका जो है बहुब्रीहि समास होगा। चौराहा, अगर कंडीशन आपकी यह है 4 रास्तों का समूह अगर है
और चौराहा तो उसे नॉर्मली जो है आपका द्विगु समास में ही आएगा, क्योंकि चार राष्ट्रों का समूह को ही चौराहा कहते हैं, तो कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। त्रिलोक शब्द है, तीन लोक आपके होते हैं, और त्रिया नाम लोका नाम समाहार है, साफ साफ यहाँ पे जो है आपका द्विगु समास निकले, क्योंकि तीन लोकों का समूह होता है, मृत्युलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीन लोगों का समूह जो होता है त्रिलोक होता है। त्रिभुवन भी आपका वही है, तीन भवन, तो त्रिया नाम भुवना नाम समाहार है, तो तीनों में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्विगु समास होगा। लेकिन एक चीज कंफर्म रखिएगा कि सभी संख्या पूर्व संख्यावाची शब्दों में आपका जो है द्विगु समास ही नहीं होता है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, द्विगु समास हटेगा तो बहुब्रीहि समास में ही वो आएगा। मतलब अगर संख्यावाची शब्द अगर है तो या तो द्विगु होगा या तो आपका बहुब्रीहि होगा। अगर उसका अर्थ ज्यों का त्यों है, अपना अर्थ ज्यों का त्यों दे रहा है, तो आपका द्विगु समास होगा। मतलब अगर यौगिक शब्द है तो द्विगु समास होगा, अगर योग रूढ़ शब्द है तो आपका बहुब्रीहि समास में आपके आएगा। ये चीज आपको कंफर्म रखनी है यौगिक और योग रूढ़ में, ठीक। अब जरा आप आ जाइए द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास क्या चीज है? द्वंद्व मैंने बताया कि तीन प्रकार के द्वंद्व आपके हैं। तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक समाहार द्वंद्व, एक आपका है पहले इतरेतर द्वंद्व, पहले है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा आपका है समाहार द्वंद्व, तीसरा आपका इसमें आता है एक से द्वंद्व। एक से तीन द्वंद्व, द्वंद्व के तीन प्रकार आपके होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक से द्वंद्व। अब ये तीनों समझना है, तीनों चीज वास्तव में है क्या। एक इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, समाहार द्वंद्व क्या होता है, और आपका जो है एक से द्वंद्व क्या होता है। इतरेतर का मतलब होता है कि इतर इतर होना, मतलब दोनों का अलग अलग होना, कोई किसी में मिला हुआ ना होना। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, यहाँ पे माता पिता, नहीं माता पिता इसमें आ जाएगा, राधा कृष्ण लिख दूं यहाँ पे मैं, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, चार थे द्वंद्व। दो चीज जानिएगा, उभय पद प्रधानो द्वंद्व और चार थे द्वंद्व। उभय पद माने दोनों पद जिसमें प्रधान हो, और द्वंद्व होता है और जिसमें चा बीच में लगता है। संस्कृत में जब उच्चारण करोगे तो राधा च कृष्ण च, हिंदी में जब आएंगे, हिंदी में राधा और क्या की जगह और का प्रयोग कर देते हैं, राधा और कृष्ण, या जो है राधा और बीच में डैश लगा देते हैं, कृष्ण लिख देते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछा किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो उसका उत्तर क्या देंगे आप, द्वंद्व समास। किस समास में विग्रह करने पर चा का प्रयोग होता है, तो उसका उत्तर क्या होगा आपका, द्वंद्व समास। किस समास में विग्रह करने पर और लगाते हैं, तो वहां पे आपका जो है द्वंद्व समास होगा। तीनों विशेषताएं आपकी एक हैं। इतरेतर नाम द्वंद्व कैसे नाम इसका है, इसमें दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं, दोनों से साथ रहें तो दोनों अपना अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। राधा और कृष्ण, राम और श्याम, तो इस तरह से इतरेतर अलग अलग हो सकते हैं, और अलग से कोई अर्थ जो है साथ मिलकर कोई अलग अलग अर्थ नहीं देते हैं। लेकिन समाहार द्वंद्व जो होता है साथ साथ रहता भी है और अलग अर्थ देता भी है। दो शब्द तो यहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग दो शब्द मिलते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से भी एक विशेष अर्थ का निर्माण करते हैं। जैसे समाहार द्वंद्व में एक शब्द देख लीजिए, जैसे नख सिख, नख सिख, नख का मतलब होता है पैर, पैरों का नाखून जो होता है, सिख का मतलब होता है चोटी। नख और सिख दोनों अलग अलग चीजें तो हैं, लेकिन नख सिख का एक कॉमन अर्थ होता है पैर से लेकर के सर तक, तो अलग भी हैं लेकिन साथ में अपना एक अलग अर्थ दे भी रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये समाहार द्वंद्व होता है
जो साथ मिलकर के विशेष अर्थ भी देते हैं। इतरेतर द्वंद्व में राधा और कृष्ण को अलग अलग कर दोगे, अलग से इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन नक्सिक में इनका अलग से एक अर्थ भी निकलता है और दोनों अलग अलग भी होते हैं। चलिए एक शेषे द्वंद्व में आ जाइए। एक शेषे द्वंद्व में क्या होता है, दो शब्द तो मिलते हैं विग्रह करने पर, लेकिन जब समास इनका होता है तो एक ही बचता है। जैसे शब्द है पितरो, पितरों का जब विग्रह करेंगे आप तो इसका बनता है माता च, माता च और पिता च, माता च पिता च। और जब इकट्ठा हो गए तब क्या बन गया, भाई ये क्या बन गया। इसमें से दोनों में से एक ही शेष रहता है। इसका मतलब ये एक शेषे द्वंद्व है, इसमें से एक ही बचे, माता बचे चाहे पिता बचे, और क्या होता है वही द्वंद्व आपका होता है। एक शेषे द्वंद्व में दो शब्द तो मिलते हैं, इन दो शब्द मिलकर के जो अंत में एक ही शेष बचता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक शेषे बोलते हैं। इसमें कुछ शब्द मैं और बोल दे रहा हूँ, कुछ चाहे तो आप देख सकते हैं, किताबों में मिल जाएगा आपके। जैसे पुत्र, पुत्र, और पुत्रों का मतलब होता है पुत्री च, पुत्र से बचता क्या अंत में है, पुत्रो ही बचता है। वैसे उदाहरण आपका यहाँ पे है हंसव, हंसव, तो इसमें हंसी च और हंसा च, मतलब इस तरह से बन जाता है। मेरा मतलब आप समझ में आ गया होगा कि दोनों में तीनों चीजें क्या है, इतरेतर द्वंद्व क्या है, समाहार द्वंद्व क्या है और एक शेषे द्वंद्व क्या है। आपकी बातें समझ में, मुझे समझ में आ गई होंगी। अब अंतिम महत्वपूर्ण जो शब्द बनता है आपका है समास, जो आपका बचता है वो आपका है बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसको समझना सही जरूरी है कि क्या चीज बहुव्रीहि समास है। उसे बहुव्रीहि का जो शाब्दिक अर्थ होता है बहुत चावल वाली, बहुव्रीहि मतलब क्या है, जिसमें वह केतली जिसमें बहुत चावल हो, उसको बहुव्रीहि कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको जानना यहाँ पे है कि बहुव्रीहि समास में जो होता है अन्य पद प्रधान होता है। और अन्य पद प्रधान कब होता है, इसको जानने के लिए मैं आपको जो शब्द का रूप है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, अगर इसको समझ गए अगर आप यहाँ से, तो बहुव्रीहि समास में या बाकी समासों में अंतर करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, इसको अगर आप समझ गए तो हमें लग रहा है समास को आप आराम से समझ ले जाएंगे। देखिए रूढ़ शब्द का मतलब वह होता है जिसका निर्माण मात्र एक शब्द से हुआ हो, वह आपका रूढ़ शब्द होता है। जैसे राम हो गया, राम शब्द क्या आपका है, रूढ़ शब्द है, एक शब्दों से सिर्फ इसका निर्माण मात्र एक शब्द से हुआ है। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक का मतलब ये होता है इसका निर्माण दो भिन्न शब्दों से हुआ हो, उसको हम यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ का मतलब होता है जिसका निर्माण दो भिन्न शब्दों से होता तो है, लेकिन वो विशेष अर्थ में जाकर रूढ़ हो जाता है। जैसे मैंने इसके पहले चर्चा की आपसे दशानन को लेकर के, पंचवटी को लेकर के, तो मैं पुनः इस पर चर्चा करूंगा थोड़ा सा, ताकि ये परीक्षा में प्रश्न वैसे भी आता है, इसके समास के अलग से भी परीक्षा में प्रश्न आपका यहाँ से आता है। तो इसी लगे आप दोनों चीजें आपके काम की हो जाएंगे, एक समास समझ जाएंगे आप और परीक्षा में अन्य प्रश्न जो आते हैं उसको भी समझ जाएंगे आप। तो जरा यौगिक और योग रूढ़ देख लीजिए। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ समझने के लिए, अलग अलग करना आपको है ताकि जान जाए, अलग कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। जैसे मैं जलवायु लिख रहा हूं, जलवायु, और पंकज, और चलिए दो ही शब्द पहले देखिए, जलवायु और पंकज को। देखिए जलवायु शब्द जो है दो शब्दों के योग से बना है और पंकज शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है। जल और वायु,
से बनता है आपका जलवायु। और जलवायु अपना जो इसका मतलब है, जल और वायु से मिलकर जलवायु बनती है, उसका समान अर्थ वही है। तो इसमें से जिसमें आपका आएगा जल और वायु, मतलब आपका किसमें आ गया, द्वंद्व में आया, जल चय वायु चय मिलकर जलवायु बना आपका। और पंकज का जो विच्छेद करेंगे आप, पंकम जायते इति पंकज, इसका बनता है पंकम जायते इति पंकज। पंकम मतलब कीचड़ में जिसका जन्म हुआ वो आपका पंकज होता है। पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म लेने वाला, इसका जन्म कीचड़ में हुआ वो पंकज है। तो पंकज शब्द यहाँ पे जो आया हुआ है वो विशेष रूप से कीचड़ में जो भी पैदा हो, शाब्दिक अर्थ लेंगे अगर आप जो है, कीचड़ में जो भी पैदा हो, कीचड़ में चाहे आपका कुकुरमुत्ता पैदा हो जाए या जलकुंभी पैदा हो जाए, चाहे आपके कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए, जो भी कीचड़ में पैदा होगा सब के सब शब्द आपके क्या होंगे, पंकज होंगे। ये समान शब्द का अर्थ हुआ। लेकिन पंकज शब्द विशेष रूप से आपका रूढ़ है और वो कमल के लिए आता है। किसके लिए रूढ़ है? कमल के लिए। इस वजह से यहाँ पे आपका जो है योग रूढ़ शब्द है, दो शब्दों के योग से तो बना है, लेकिन वास्तव में क्या है, योग रूढ़ है। और सारे योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। और सारे यौगिक शब्द आपके जो होते हैं, एक चीज आप ये कन्फर्म कर लीजिए, सारे यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द जो भी मिल जाए आपको, वो चाहे बेभाव समास होगा, चाहे तत्पुरुष समास होगा, चाहे कंधार्य होगा, चाहे भृगु होगा, चाहे बंध होगा। और सारे आपके योगरूढ़ शब्द आप किताब में जाकर के योगरूढ़ शब्दों को ही याद कर लीजिए। मतलब ये हो गया कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण अगर आप याद कर लेंगे तो आपको योगरूढ़ शब्द सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक दंत का मतलब क्या होता है? एक दांत वाला, भाई एक दांत वाले खाली बहुत से बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास एक दांत रहेंगे, लेकिन क्या उन एक दांतों के लिए उनका भी मतलब होता है? नहीं होता है। एक दांत के लिए मात्र और मात्र इसका मतलब होता है, एक दांत का प्रयोग जो होता है, एक दांत के लिए जिसका प्रयोग होता है वो मात्र आपके गणेश जी हैं। लंबोदर, भाई हलवाई की दुकान में चले जाइए आप तो बहुत से हलवाई आपको लंबोदर मिलेंगे, लंबे लंबे पेट वाले मिलेंगे, पेट पूरा भारी रहता उनका है। और कई औरतें भी मिलेंगे आपको इससे बड़े बड़े पेट वाले। क्या इन सबको लंबोदर कहा जाता है? नहीं कहा जाता। लंबोदर शब्द मात्र रूढ़ किसके है, किसके लिए हो गया है? वो गणेश के लिए रूढ़ हो गया, एकदम शब्द गणेश के लिए रूढ़ हो गया है, तो आपका वहां पे बहुब्रीहि समास है। इस तरह से सारे यौगिक शब्द 5 समासों का निर्माण करते हैं और सारे योगरूढ़ शब्द जो होते हैं बहुब्रीहि समास का निर्माण करते हैं। एक चीज और जानिएगा यहाँ से, अगर किसी देवी देवता के बारे में बात आई, अगर उसका मतलब कहीं से भी कोई देवी देवता निकल रहा है तो आंख मूंद कर वहां पर आप जो है बहुब्रीहि समास पर टिक लगाइए, आपका सही हो जाएगा। पहली बात, अगर आपका योगरूढ़ शब्द है, अगर आप पकड़ लिए नहीं शब्द ये योगरूढ़ है, तब आपका समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगर प्रथम पद, अगर आपका उपसर्ग मिल गया, अगर आपको समझ आ गया नहीं उपसर्ग है ये, तो जान जाओ साफ साफ हमारा बेभाव समास वहां पे होगा। अगर कहीं पर भी विशेषण मिल गया आपको तो जान जाओ कि हमारा समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। संख्या अगर मिल गई आपको, कहीं पर भी संख्या मिल गई तो साफ साफ जानो कि हमारा द्विगु समास होगा। और अगर इसका मतलब कोई देवी देवता अगर हो गया तो हमारा समास कौन सा हो सकता है? बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। तत्पुरुष समास में अगर कारक चिन्ह निकल रहे हैं आपके, कारक चिन्ह निकल रहे अगर आपके हैं तो समास कौन सा होगा? आपको तत्पुरुष समास हो सकता है वहां पे। ये इतनी चीजें, द्वंद्व समास जानते हैं आप हैं, विच्छेद करिए, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, विच्छेद विग्रह करने पर और आ जा रहा हो, साफ साफ आपका क्या होगा?
द्वंद्व समास होगा वहाँ पे। इतनी चीजें, कुछ चीजें कॉमन है जिसको देख करके, इसको समझ करके आप जो है समास में कंफर्म कर लेंगे कि आपका समास कौन सा हो सकता है यहाँ से। तो ये आपके समास की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं। इसको जान करके आप समास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आप समास के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे और आने वाली परीक्षा में आप समास में जो भी प्रश्न आप आएंगे उसको अच्छी तरह से आप हल करेंगे। थोड़ा सा अभ्यास करना होगा आपको, अभ्यास बहुत नहीं दे पाया हूँ मैं, तो अपनी किताब में जो भी अभ्यास आपके दिए हुए इन चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ा बताया मैं इसको सुन लीजिए एक बार। उसके बाद अपनी किताब से आप बढ़िया से बैठ करके जो उसको देखिए, समझिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस कक्षा से आपको समाज की समझ जो है अच्छी बनी होगी। हिंदी में और संस्कृत में दोनों भाषाओं में आपको यह लाभ करेगा और आप परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक। सभी लोगों को शुभ रात्रि।